Welcome students. Today we will start chapter 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, जिसमें ह्यूमन आई वाला जो पार्ट है वो आपके कोर्स में से डिलीट हो चुका है एंड कलरफुल वर्ड वाला पार्ट रिमेनिंग है जो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बिकॉज चैप्टर 10 मैं क्लासेस में करवा चुकी हूँ एंड वीडियो अभी आप रिसीव करेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। मैं एक बार सिर्फ समरी बता देती हूँ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है कि अगर कोई सरफेस है, इस पर नीचे पॉलिश की हुई है, मतलब कोई भी लाइट की रे अगर आ रही है तो ये नीचे साइड नहीं जा सकती हैं। तो अगर कोई भी लाइट की रे आती हैं इस डायरेक्शन में तो ये सरफेस से टकराएंगी, बिकॉज ये नीचे नहीं जा सकती हैं तो ये लौट कर किसी डायरेक्शन में वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो रे का ये जो बाउंसिंग बैक होना है दैट इज़ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम दो सरफेस हों, नीचे कोई पॉलिश नहीं है, सिर्फ ये एक सरफेस ही है, तो लाइट रे जो आएंगी वो इधर से आएंगी और दूसरे मीडियम में होकर निकल जाएंगी। दैट इज़ रिफ्रैक्शन। सिर्फ रिफ्रैक्शन में इतना फ़र्क पड़ेगा कि अगर कोई रे सीधी आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे ही बिल्कुल सीधा ही निकलेगी, वो थोड़ा सा बेंड हो सकती है बिकॉज वहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो 3 मीडियम हम पढ़ते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मीन अगर किसी भी सॉलिड थिंग में से कोई निकल रही हैं रेज और उसके बाद वो वाटर में एंटर कर रही हैं तो सॉलिड और वाटर में फ़र्क हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वाटर से एयर में जा रही हैं अगर कोई रेज तो वहाँ पर भी मीडियम चेंज हुआ है, वाटर से एयर। ठीक है, तो मीडियम अगर चेंज होता है, क्योंकि हमें पता है कि मीडियम में पार्टिकल्स का फ़र्क रहता है। सॉलिड जो होते हैं वहाँ पार्टिकल्स कंपैरेटिवली पास पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े सॉलिड से दूर दूर होते हैं एंड गैसेस में पार्टिकल्स और दूर होते हैं। तो पार्टिकल्स रे कहाँ से जाएंगी, जहाँ से उन्हें रास्ता मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मीडियम में चेंज हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग बैक है। अगर पीछे की साइड, सरफेस के पीछे की साइड अगर कोई रे जा ही नहीं रही है एक्चुअलिटी में तो वो तो रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई रे जा रही है तो। इसके बाद 2 वर्ड आते हैं, डेंसर एंड रेयरर। इसका भी मतलब समझा देती हूँ। डेंसर मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा है, जिसका एरिया मतलब ज़्यादा है, वॉल्यूम, और रेयरर जिसका वॉल्यूम कम है। तो अब डेंसर और रेयरर का मतलब यही है, आप अगर सिंपल समझें मीडियम के हिसाब से, तो जिनके पार्टिकल्स जिसमें पास पास हैं वो डेंसर मीडियम है और जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो रेयरर मीडियम है। अगर मैं कंपेयर करती हूँ सॉलिड को वाटर से, जैसे कोई भी सॉलिड है और वाटर से मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो इन दोनों में डेंसर सॉलिड है और रेयरर वाटर है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास हैं, वाटर में थोड़े पार्टिकल इसके कंपैरेटिवली दूर हैं। लेकिन अगर मैं वाटर और प्लस एयर अगर मैं कंपेयर करूँगी तो यहाँ पर वाटर डेंसर होगा एयर से, तो क्योंकि वाटर में पार्टिकल्स पास पास हैं, एयर में पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाटर रेयरर था और यहाँ वाटर डेंसर हो गया, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि वाटर डेंसर ही होगा या रेयरर ही होगा। हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि डेंसर मीडियम कौन सा है एंड रेयरर मीडियम कौन सा है। तो ये तो वो चीज़ें हुई जो अभी आगे हमको ये चैप्टर समझने में काम में आने वाली है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर मीडियम दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरी साइड पॉलिश की हुई है, रे दूसरी साइड जा ही नहीं सकती तो रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर रे दूसरी साइड जा सकती है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन ही होगा। और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का पूरा जो डिटेल पार्ट है वो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पर अब ह्यूमन आई वाला पार्ट कट चुका है, कलरफुल वर्ड वाला पार्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि 3 पॉइंट हैं जिसके बारे में अगर हमने पढ़ लिया तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये आपको लिखना नहीं कुछ भी, अभी मैं समझा रही हूँ। लिखने वाला पार्ट मैं अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें आपको जो नोट करना है ये सिर्फ समझने के लिए। एंड थर्ड इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आपको इन तीनों वर्ड्स के मतलब समझ में आ जाते हैं देन आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर इन्हीं 3 जो पॉइंट्स हैं उनसे होने वाला है।
सबसे पहले आते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर। व्हाट इज़ डिस्पर्सन ऑफ लाइट? लाइट की जो रेज होती हैं वो एक्चुअली में हमें वाइट दिखती हैं, बट वो वाइट होती नहीं है, उनके अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं एंड वी ऑल नो दैट। विवग्योर के नाम से हम पढ़ते हैं, VIVGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये कलर होते हैं। वाइट रे हमें दिखती है बिकॉज ये मर्ज हो जाते हैं, सारे कलर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, टोटल वाइट बनता है जो हमें दिखता है एक्चुअली। विवग्योर जो होता है वो उसके अंदर 7 कलर्स, हर रे के अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इस अकॉर्डिंग होता है ये प्रिज्म, हम सभी ने सुना हुआ है प्रिज्म के बारे में। तो इस प्रिज्म का वर्क क्या है कि अगर कोई भी रे आ रही है तो इस रे को ये जो प्रिज्म है ये सातों जो उसके कलर्स हैं उनमें डिवाइड कर देता है ये प्रिज्म। तो प्रिज्म का यही वर्क है। तो ये इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट की एक वाइट रे का उसके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और ये वर्क प्रिज्म करता है। ठीक है, प्रिज्म के बारे में अभी हम आगे मैं आपको और बताऊंगी, आगे हम पढ़ेंगे। इसके आगे बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है। सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम जब भी लिखते हैं तो वहाँ पर इसकी 2 शर्तें हैं जो मैं भी आपको अब बताऊंगी। तो इसमें नीचे है वाटर, हमने माने हैं ये मीडियम, ऊपर है एयर। क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सबसे पहली शर्त ये है कि रे जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। बाकी रेयरर से अगर डेंसर में आती है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो डेंसर यहाँ पर वाटर है और एयर यहाँ पर रेयरर है, तो हम रेज जो है वो वाटर से एयर की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर फर्स्ट रे आ रही है वाटर से एयर में तो ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाती, ये थोड़ा सा दूर हटती है। ये रूल है जो आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। क्लियर? इसके बाद अब हमेशा ये रूल ही रहेगा कि जहाँ उसकी जगह होगी जिसको सीधा जाना चाहिए उससे थोड़ा सा ये दूर हटेगी। ये रे का नेचुरल है रिफ्रैक्शन में, या ये रिफ्रैक्शन है। अभी हम रिफ्लेक्शन में बताऊंगी कब होगा। ये रिफ्रैक्शन है कि कोई रे वाटर से आ रही है और एयर में जा रही है तो वो इस अकॉर्डिंग जाएगी। और एक बात और बता देती हूँ, क्योंकि वाटर से ये रे कहाँ से आ रही हैं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर नीचे कोई टॉर्च रखा है जिससे बहुत सारी रेज निकल रही हैं। जो रे सीधी जाएगी वो सीधी ही निकलती है ऊपर की तरफ। इसके बाद बात करते हैं अगर कोई रे इधर आ रही है तो, जैसे ये रे है तो ये वैसे जानी तो इस डायरेक्शन में चाहिए लेकिन थोड़ा सा दूर हटेगी तो ये इधर होकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये पूरा 2-3 रे से ही समझाने वाली हूँ, आप इसी से ही समझ जाएंगे। थर्ड रे मान लीजिए ये आ रही है तो इसको जाना तो इधर चाहिए था लेकिन ये थोड़ा सा इधर हो जाएगी। क्लियर? फोर्थ रे मान लीजिए इधर आ रही है तो एक रे ऐसी आएगी जिसके लिए ये इधर निकलेगा 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले यहाँ एक डेफिनेशन आएगी कि एक ऐसा एंगल, क्योंकि बहुत सारी रे आ रही हैं, 4 ही नहीं, ये मैंने 4 बनाई है लेकिन बहुत सारी रे आएंगी एक्चुअली में, लेकिन एक रे ऐसी आएगी जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पर निकलेगी। तो वो जिस एंगल पर है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल होता है बीच में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो जिस एंगल पर है उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन मैं भी आपको बाद में बताऊंगी, जो आपको नोट करनी है। यहाँ सिर्फ आपको समझना है कि एक इंसिडेंट रे ऐसी आएगी जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री होगा, तो वो जो एंगल होगा दैट इज क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद अगर मैं आपको एक रे और बताती हूँ कि अगर मैं क्रिटिकल एंगल के ऊपर भी अगर एक रे और बनाऊंगी तो वो अब 90 डिग्री से, क्योंकि ये पहले ये थी फिर इधर आ गई फिर इधर आ गई फिर इधर आ गई, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगी नीचे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि रे इधर ही है, इसी मीडियम में है और इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई है, ऊपर की तरफ गई नहीं, दैट इज रिफ्लेक्शन। और इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर के अंदर, तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर 2 शर्त हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट, अगर कोई भी रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, ये इसकी पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कि अगर रे का एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल है तब ही
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि देखिए अगर क्रिटिकल एंगल इस रे के साथ बन रहा है, वो कितना भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक रे ज़रूर ऐसी होगी जिसके लिए रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पर होगा। अब वो एंगल कितना होगा वो डिफाइन नहीं कर सकते हम अभी, लेकिन क्रिटिकल एंगल से कम एंगल, जैसे अगर ये वाली रे है, यहाँ तो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, यहाँ रिफ्लेक्शन ही हुआ है, ये ऊपर ही गई है, इस वाली रे में भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन होगा ही जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तभी ये रे नीचे की तरफ आएंगी। तो दो शर्तें हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट इज डेंसर से रेरर मीडियम में जाए देन, एंड सेकंड इज जब इंसिडेंट जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग वर्ड का मतलब क्या है, हमने विवग्योर अभी हमने पढ़ा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वी इसमें सबसे इधर आगे है एंड आर इधर सबसे कॉर्नर पर है। एक वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, वेव लेंथ हम पढ़ते हैं, 8th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि हर वेव की एक वेव लेंथ होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। ये जो वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है और आर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ ऐसे होगी बहुत कम, ये इसका नेचर होता है वॉयलेट का कि इस यहाँ से लेके और यहाँ तक में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसके बाद अगर ब्लू पर आएंगे, ब्लू की इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ग्रीन की इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, येलो की और ज़्यादा होगी, ऑरेंज की और ज़्यादा होगी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। तो देखिए अगर यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस और एक इसकी डिस्टेंस, तो ये इसी अकॉर्डिंग सेट किया गया है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों ब्लू के ही शेड माने जा सकते हैं। वॉयलेट भी ब्लू जैसा ही दिखता है, इंडिगो एंड ब्लू भी, और ऑरेंज और रेड रेड के शेड माने जा सकते हैं। तो ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इस अकॉर्डिंग हमें रेनबो में भी हमें 7 कलर्स एग्जैक्टली अलग अलग नहीं दिखते हैं, हमें मिक्सिंग दिखती है। क्लियर। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही थी कि जो वॉयलेट है या ब्लू मान लीजिए, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है एंड रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं स्कैटरिंग पर। स्कैटरिंग वर्ड का मतलब क्या है, स्कैटरिंग वर्ड का मतलब है बिछड़ना, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि रेज हमको पता है सीधे आती हैं, सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में आती हैं रे, तो कोई भी रे अगर सीधी डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में या नॉर्मली एयर में भी हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं नॉर्मली एयर में, तो ये जो वेव्स हैं ये हर पार्टिकल से टकराती हैं। तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये किसी पार्टिकल से टकराई, तो ये इसको सीधा नहीं निकलने देगा पार्टिकल, ये बहुत जल्दी बिछुड़ जाएगी, ये इधर हो जाएंगी। अगर और भी ब्लू आ रही हैं वो टकरा के इधर हो जाएंगी, चारों तरफ ये फैल जाती हैं। और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो पार्टिकल से टकराने का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो रे हैं वो सीधी निकल जाती हैं, चाहे कितने भी पार्टिकल्स उनके रास्ते में क्यों ना आए। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही है, लाइट का किसी भी पार्टिकल से टकरा के अगर इधर उधर बिछड़ जाती हैं तो वो स्कैटरिंग होती है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, ये इधर उधर फैल जाते हैं, ये कभी सीधे नहीं निकल पाते, क्योंकि आगे वाले पार्टिकल से नहीं तो आगे किसी पार्टिकल से टकराएंगे। ग्रीन और येलो ब्लू के कंपैरेटिवली थोड़ा आगे तक चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी स्कैटरिंग हो जाती है अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी हो तो। एंड रेड कलर एक ऐसा है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसके बीच में पार्टिकल्स कितने भी आएँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसे नहीं रोक पाते हैं रेड कलर को, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना के रेड वाली जो रे है वो निकल जाती है। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट का उसके 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन सब कुछ मैं आपको लिखने वाले पार्ट में वीडियो अलग से बनाऊंगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 शर्तें हैं, डेंसर से रेरर मीडियम में जाना चाहिए, और सेकंड एंगल जो होगा इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये है कि जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो पार्टिकल से टकरा के इधर उधर बिछड़ जाते हैं, तो वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं आप उन सभी का मतलब ईजीली समझ जाएंगे। इसके बाद पहला क्वेश्चन ये आता है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। डेंजर का जो साइन होता है वो रेड कलर का ही क्यों होता है, या फिर सेकंड क्वेश्चन ये भी इसी में ही क्वेश्चन ये आ सकता है कि रोकने के लिए जितने भी कलर यूज़ में लिए जाते हैं उसमें रेड कलर यूज़ में लिया जाता है, चाहे हमारी रेड लाइट हो
ट्रैफिक रेड लाइट हो या फिर अपने रेलवे में जितना भी रेड जो झंडी दिखाई जाती है रोकने के लिए, ट्रेन को रोकने के लिए, वो रेड कलर की दिखाई जाती है। तो ये रोकने का, ये डेंजर का जो साइन है रेड कलर का ही क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि अगर कोई धुंध या कोई धुआं नहीं है तो हमें रेड कलर इजीली दिख जाता है, लेकिन जैसे सर्दियों का मौसम है, विंटर रहता है, तो फॉग बहुत ज़्यादा रहता है। तो फॉग में, क्योंकि फॉग जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा होंगे, तो जो रेज होती हैं, ब्लू कलर तो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाएगा, वो तो इधर उधर फैल जाएगा। तो ब्लू कलर की रे तो सीधी ही नहीं आ पाएगी, तो हमें ब्लू कलर दिखेगा ही नहीं। रेड कलर ही इसीलिए होता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और पार्टिकल्स कितने भी हों रेड कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें धुंध या धुएं में भी रेड कलर थोड़ा थोड़ा विजिबल हो, लेकिन रेड कलर विजिबल हो जाता है क्योंकि उसकी कुछ रेज तो हमारी आइज़ तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद सेकंड है कि स्काई है वो हमें ब्लू अपेयर क्यों होता है? स्काई ब्लू अपेयर इसलिए होता है बिकॉज पहली बात, स्काई हमें नाइट में दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ कोई सन ही नहीं होता है। क्योंकि दिखने के लिए रे होना ज़रूरी है, लाइट होना ज़रूरी है। तो जब सन होगा, सन से रेज आ रही हैं, बिकॉज अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर पड़ता है, एटमॉस्फेयर में एयर के भी पार्टिकल्स होते हैं और अगर मॉइस्चर है तो वाटर पार्टिकल्स भी होंगे। तो बहुत सारे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में मिलते हैं बाकी रेज को। तो रेज जो होती हैं, बिकॉज वो हमें वाइट दिख रही हैं, लेकिन 7 कलर्स की रेज आती हैं। तो 7 कलर्स में से ब्लू कलर, मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्कैटर हो जाता है और ब्लू कलर कभी सीधा पहुंचता ही नहीं है। ऑलवेज ये रूल ही है कि क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। तो ब्लू कलर स्कैटर होकर, जितनी भी ब्लू कलर की रेज होंगी वो स्कैटर होकर इधर उधर आसमान में फैल जाती हैं और इसी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम, जो अपना रिटन पार्ट है, अब हम उसमें डिस्कस करेंगे। नाउ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है कि हमें इस चैप्टर में लिखना क्या है, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। सबसे पहले प्रिज्म से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैं आपको समझाने वाले पार्ट में भी बता चुकी हूँ प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म की एक क्वालिटी है ग्लास प्रिज्म की कि वो जो लाइट होती है उसके वाइट कलर की रे को उसके 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रिज्म है क्या उसके लिए है ये। प्रिज्म क्या है? इट इज़ ए पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास। सबसे पहले पिरामिडिकल पीस है ग्लास का। 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर है तो आप इसे एक एक्सिस पर नहीं समझ सकते। अगर मैं इसमें कॉपी में भी अगर डिनोट कर दूंगी, प्रिज्म का डायग्राम बनाऊंगी, तो मैं सिंपल एक ट्रायंगल ही बना सकती हूँ। लेकिन एक्चुअली में अगर प्रिज्म को समझाया जाए तो प्रिज्म जो तो होता है, मैं अगर उसका कोई डायग्राम बनाना चाहूँ तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का होगा कि ऐसा कोई ट्रायंगल होगा और दूसरा ऐसा कोई ट्रायंगल होता है इसके पीछे, और अगर मैं इनको सरफेस को जोड़ देती हूँ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ प्रिज्म का होगा। वो होगा कि ऐसा आपको दिखेगा कि 2 तो उसके बेस हैं ट्रायंगुलर और चारों तरफ रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। इसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। द एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है। एक जो रे है वो इस मीडियम से आ रही है, फिर उसके बाद ये इसमें एंटर करेगी और फिर इसके बाद पास भी होगी बाहर। तो जो आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे। इसके बाद अंदर वाली जो रे है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड इसके बाहर जो निकल रही है दैट इज इमर्जेंट रे। इस वाले रे से जो एंगल बनेगा दैट इज इंसिडेंट एंगल, अंदर वाला जो होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, एंड बाहर जो निकलेगा दैट इज इमर्जेंट एंगल। क्लियर? तो आपको 3 चीज़ें समझनी है। बाकी प्रिज्म के बारे में अपने चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, आप प्रिज्म की सिर्फ ये डेफिनेशन याद कर लीजिए और ओनली आप प्रिज्म की डेफिनेशन ही याद करेंगे। आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। स्मॉल डी से लिखा हुआ है एंगल ऑफ डेविएशन को। क्या है ये अभी मैंने आपको बताया है। पहले एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे है जो इधर से आ रही है,
दैट इज इंसिडेंट रे, और इमरजेंट रे जो बाहर निकलेगी दैट इज इमरजेंट रे। तो किस एंगल पर निकलती है वो उसका डेविएशन है, क्या इसमें डिफरेंस आता है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, अगर वाइट लाइट किसी भी ग्लास प्रिज्म से होकर पास होती है, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर VIBGYOR, ये हैं 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स जो हम बता चुकी हूँ मैं आपको पहले भी। तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टू फॉर्म ए बैंड ऑफ 7 कलर्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको नोट करनी है, और पीछे आपको प्रिज्म की डेफिनेशन, एंगल ऑफ डेविएशन भी आप लिख सकते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म की ये क्वालिटी है कि इस एक कलर को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रम पर। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो बन रहा है ना दैट इज स्पेक्ट्रम। 7 कलर आपस में एक साथ जो दिखते हैं, जो बनाते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रम। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब क्योंकि हमने डेविएशन अभी पढ़ा है, तो डेविएशन का अगर किया जाए इसके रिलेशन, डेविएशन का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, कि डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा। तो अभी आप डेविएशन का अगर ये 1 नंबर में आ सकता है तो उसके लिए याद कर लीजिए, बाकी समझने के लिए क्योंकि मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ, तो आप सिर्फ ये 1 नंबर में याद रख लेना। इसका रिलेशन मे बी किसी MCQ में या कहीं भी आ सकता है ये, इसके अलावा इसका कहीं कोई काम नहीं है। एक्रोनिम से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स का एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंशियल कलर इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अभी हमने पढ़ा है कि 7 कलर्स जो एक बैंड बनाते हैं दैट इज स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में ग्रुप है अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग हमने रिप्रेजेंट किया है विवग्योर VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बाद आते हैं इस पॉइंट पर। रेड इज द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज़ लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो मैं आपको बता चुकी हूँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, और वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही कम होगा। तो आप दोनों तरीके, अगर एक तरीका याद कर लेंगे ना, वेवलेंथ रेड की ज़्यादा है तो डेविएशन कम है, वेवलेंथ अगर कम है तो डेविएशन ज़्यादा है। और वॉयलेट जो है, जो स्टार्टिंग में वॉयलेट है, उसके लिए डेविएशन ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। तो ये स्मॉलेस्ट से और लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट की तरफ है ये जो ग्रुप है, रिप्रेजेंटेशन है कलर्स का। वॉयलेट जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम है, इंडिगो का उससे ज़्यादा है, ब्लू का उससे ज़्यादा है, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का एंड रेड का सबसे ज़्यादा है वेवलेंथ। तो रेड क्या है, सबसे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वॉयलेंथ का वेवलेंथ सबसे कम है। आगे चलते हैं। आइजैक न्यूटन थे फर्स्ट पर्सन हु प्रूव दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। किसने बताया कि सनलाइट 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर, वो आइजैक न्यूटन ने बताया था। क्या किया था उन्होंने, ही पास्ड सनलाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म ए बैंड ऑफ 7 कलर्स। उन्होंने प्रिज्म में से होके सनलाइट को पास किया, तब उन्हें पता चला कि 7 कलर्स का होता है। He tried to split the colors further by putting another prism ahead of the prism forming spectrum, but he failed to obtain more color. उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं एक प्रिज्म है उसके ऊपर अगर मैं दूसरा प्रिज्म रखता हूँ, तो अगर इधर से कोई रे आ रही है और वो 7 कलर्स में डिवाइड होगी, तो क्या दूसरा प्रिज्म रखने पर उससे और भी कलर्स बाहर निकलेंगे क्या। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल था वो फेल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज एक जो लाइट है, एक जो रे है, उसके 7 कलर्स ही निकलते हैं, तो उसमें से 7 कलर ही निकलेंगे। आप 2 प्रिज्म रख देंगे तो वो 7 कलर्स से के 14 नहीं हो सकते। तो इसके लिए नेक्स्ट आगे आते हैं हम। हुआ क्या था एक्चुअली, इन्होंने 2 रखे थे प्रिज्म, लेकिन वो उल्टा हो गया कि अगर हम एक प्रिज्म रखते हैं, अगर हम एक प्रिज्म रखते हैं
देखिए जैसे ये कोई प्रिज्म है, इधर से कोई लाइट आ रही है जो 7 कलर्स में डिवाइड होगी, क्योंकि प्रिज्म की ये क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक दूसरा प्रिज्म भी रख दूं उल्टा, तो ये जो प्रिज्म है ये उल्टा भी वर्क करता है कि ये सातों कलर अगर इस प्रिज्म में से होकर जा रहे हैं तो ये उल्टा वर्क करेगा और इन सातों कलर को मर्ज करके एक कलर ही बाहर निकलेगा। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे अगर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो अपने लैब में भी होते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब होते हैं, वो क्या होता है, वो एक्चुअली 2 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म ये है। अगर इधर से कोई लाइट आ रही है तो ये यहाँ 7 कलर्स में चेंज होगी और यही 7 कलर्स को इमर्ज कर देगा ये दूसरा वाला प्रिज्म और बाहर एक ही निकलेगी। तो स्लैब में से तो एक ही आ रही है और एक ही निकलेगी। लेकिन न्यूटन ने सोचा था कि अगर मैं 2 प्रिज्म रख दूंगा तो क्या 7 के 14 होंगे, ये उल्टा हो गया, 1 का 7 हुआ एंड अगेन 7 का 1 हुआ। तो जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ही फॉर्म्ड ए स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट and placed an identical but inverted prism in front of prism forming the spectrum। उन्होंने क्या किया कि जो दूसरा प्रिज्म रखा था उसको उल्टा कर दिया। All the 7 colors combined by the inverted prism and emerge as a white ray। तो अगर सीधा प्रिज्म 7 लाइट्स को दिखाता है तो जो उल्टा प्रिज्म है वो सातों लाइट्स को वापस से इमर्ज कर देगा एक ही लाइट में। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन अगर आपको आता है, क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन में 2 प्रिज्म रखे जाते हैं, एक सीधा एक उल्टा। तो अगर वाइट लाइट इधर से आ रही है तो वो आगे भी वाइट ही निकलेगी, जो भी स्प्लिटिंग होगी वो प्रिज्म के अंदर होने वाली है, बाहर नहीं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा भी बताऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है ये। व्हेन लाइट एंटर्स ऑबिक्वली फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मैं आपको बता चुकी हूँ डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर लाइट एंटर करेगी तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड शर्त ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो मैं आपको बता चुकी हूँ एंगल जो आई है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो ये 2 कंडीशंस हैं तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। द लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस अकॉर्डिंग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशंस नीचे भी लिखी हुई हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट शुड एंटर ऑबिक्वली फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड, ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी जो रिफ्लेक्शन होगा वो पॉसिबल होगा। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको एज इट इज लिखना है। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की। क्या है क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। एक ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो ये मैं डायग्राम में पहले भी समझा चुकी हूँ। आगे आते हैं जो सबसे मेन पार्ट है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर्स। तो पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्चुअली में क्या है ये पूरा समझाऊंगी। इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। बारिश होगी उसके बाद ही रेनबो दिखाई देता है, वी ऑल नो दैट। एंड रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सन से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। 3 फिनोमिनन विच आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन आर। 3 चीज़ें होंगी, डिस्पर्सन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। Some water droplets remain suspended in air after rain. These droplets behave as a glass prism. When light enters the raindrop, it first reflect and disperse. Then it reflect internally and again refract as comet out of the drop, and the 7 color reach the eye of the observer in the form of rainbow. तब अब मैं आपको ये कम्प्लीटली समझाती हूँ कि एक्चुअली क्या होने वाला है यहाँ पर रेनबो में। ये जो है ये मैंने सबसे छोटा पार्ट चूज़ किया है जो आपके लिए लिखने के लिए, और ये डायग्राम भी आपके बनाने के लिए इजीली आप समझ सकते हो इस डायग्राम से। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस अकॉर्डिंग समझाती हूँ कि यहाँ सन है, सन से लाइट आ रही है। सबसे पहले रेनबो कब बनेगा ये आपको भी पता होगा कि बारिश हुई हो और तुरंत बाद अगर सूरज निकल जाता है तब ही रेनबो बनता है, क्योंकि बारिश ऑल टाइम बहुत बार होती है, सर्दियों में भी होती है, बारिश के मौसम में भी होती है, लेकिन एवरी टाइम रेनबो नहीं बनता।
तो सबसे पहली कंडीशन कि बारिश के बाद सूरज की धूप निकले तभी रेनबो बनता है। इसके बाद धूप निकली, सनलाइट अगर आती है तो बारिश की सारी बूंदें नीचे नहीं गिरती हैं, एटमॉस्फेयर में भी, जैसे मान लीजिए यहाँ एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में भी कुछ पार्टिकल्स बूंदों के रह जाते हैं। अब बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कभी कभी कि रेनबो में जो कोई भी पार्टिकल है, बूंद जो है वो बिहेव कर सकती है प्रिज्म की तरह। अब जैसे मान लीजिए एक लाइट आई और इस बूंद पर आई, अगर इस बूंद ने बिहेव किया प्रिज्म की तरह तो प्रिज्म का वर्क क्या है, 7 लाइट्स में चेंज करना। तो ये क्या करेगा, उस लाइट को 7 कलर्स में चेंज कर देगा। अब जो एटमॉस्फेयर है, ये मान लीजिए इतना है ये एटमॉस्फेयर, और ये जो 7 कलर्स हैं ये बाहर नहीं निकल पाए। अगर इनका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ, अभी हमने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर इनका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ, यहाँ पर ये रेन ड्रॉप आई है और 7 कलर्स ये चेंज हो गए, प्रिज्म की तरह इसने बिहेव किया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, ये बाहर निकल ही नहीं पाई अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ इस तरीके से ये फिर बाउंस बैक होके इस तरीके से सातों कलर बाहर निकलेंगे और ये सातों कलर मिलके रेनबो बनाते हैं। तो देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहला, ये जो लाइट आई है ये प्रिज्म की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पर तो हुआ है डिस्पर्सन, क्लियर, और यहाँ पर हुआ है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 2 चीज़ें हुई हैं रेनबो में, डिस्पर्सन भी हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ है। तो अब इसके बाद मैं आपको इस चीज़ को कैसे समझा सकती हूँ कि रेनबो क्यों नहीं हर बार बनता, बहुत कम टाइम ही क्यों बनता है और अलग अलग जगह पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास अगर रेनबो बना है तो रेनबो मेरे घर के पास भी हो एट द सेम टाइम, ज़रूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात तो बारिश होगी तो सन ऑलवेज निकले ज़रूरी नहीं है, अगर सन निकल भी गया तो सन से बहुत सारी लाइट आ रही हैं। अब रेन ड्रॉप, कौन सी रेन ड्रॉप कहाँ पर प्रिज्म की तरह वर्क करेगी ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर के पास के एटमॉस्फेयर में कहीं ड्रॉप प्रिज्म की तरह वर्क करेगी तो आपके घर के पास बनेगा रेनबो, और अगर मेरे घर के पास या किसी अदर एरिया में एज अ प्रिज्म कोई रेन ड्रॉप वर्क करती है तो वहाँ पर बनेगा। इसलिए पहली कंडीशन सन निकलना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि जो रेन ड्रॉप है वो एज अ प्रिज्म वर्क करनी चाहिए। अगर सन भी निकला, एज अ रेन ड्रॉप वर्क भी किया, थर्ड क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होने चाहिए, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल नहीं हुए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए शर्त है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होना चाहिए। तो 3 शर्तें जब कंप्लीट होती हैं तब एक रेनबो बनता है। तो इसी वजह से रेनबो हर बार नहीं बनता है, हर जगह पर नहीं बनता है, जहाँ पर बहुत कम होता है कि तीनों कंडीशंस अप्लाई हो जाएं तो रेनबो वहाँ बन जाता है। तो सनलाइट हो, सन प्रेजेंट होना चाहिए, इसके बाद रेन ड्रॉप एज अ प्रिज्म बिहेव करेगी तो वो सातों कलर चेंज होंगे, स्प्लिट होंगे, और अगर वो सातों कलर का, सातों ही कलर का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वो हमारी आइज़ तक आएगा और हमें रेनबो दिखेगा। तो तीनों कंडीशन ऑल टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो इतना मैं समझा चुकी हूँ रेनबो के बारे में। हम पढ़ लेते हैं क्या है ये। इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर, बारिश के बाद ही होगा। रेनबो इज़ ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, सन से अपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है। एंड 3 फिनोमिनन विच आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन आर डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्सन मैं आपको बता चुकी हूँ, जब वाटर ड्रॉपलेट्स आफ्टर रेन बिहेव करेंगी ग्लास प्रिज्म की तरह तो वहाँ पर डिस्पर्सन होगा, सातों लाइट चेंज हो जाएंगी। इसके बाद जब लाइट उस रेन ड्रॉप में एंटर करेगी तो रिफ्रैक्ट भी होगा और कुछ डिस्पर्स भी होगा। फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड अगेन रिफ्रैक्ट, कम आउट ऑफ द ड्रॉप, 7 कलर रीच अब हमारी आई तक और रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो तीनों हैं यही है डिस्पर्सन। पहले जो ग्लास प्रिज्म है, अगर कोई रेन ड्रॉप या फिर कोई ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह वर्क करेगी तो ही आगे ये फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हमारी आइज़ तक सातों कलर आते हैं तो ही हमें रेनबो दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? कि द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं,
तो ये सारी लेयर्स क्या करती हैं, रिफ्रैक्ट कर देती हैं रेज को, अपनी जगह से भटका देती हैं, तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट है अपेरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। सेकंड, स्टार्स। अब ये रिफ्रैक्शन के रिजल्ट हैं कि क्या क्या होता है उस रिफ्रैक्शन से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको, सेकेंड, स्टार्स नियर द हॉरिजॉन अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। हर चीज़ हमें उसकी पोजीशन से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इधर से कोई रे आ रही है, तो वो एक्चुअल में निकलना तो उसे सीधा चाहिए था, लेकिन ये इधर साइड निकल जाती है। तो उस जो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी एक्चुअल में, लेकिन क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कि हम ये मानते हैं कि कोई भी रे है वो सीधी ही निकल रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी इमेज यहाँ बन रही है, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ होती है। तो ये हमें जो एक्चुअल में हमें दिख रही है वो इसकी जगह से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिख रही है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये है और हमें ये यहाँ दिख रही है। तो सिर्फ यही फ़र्क होता है रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन में चीज़ें उससे सरफेस से टकरा के अपनी जगह से हट जाती हैं और हमें वो दिखता थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहाँ दिखेगा आपको और एक्चुअल में वो यहाँ होगा। तो रिफ्रैक्शन से यही फ़र्क पड़ता है कि हमें हर चीज़ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। और थर्ड है इसका रिजल्ट एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। अपीयरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क एंड फिफ्थ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार हमें ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब इसके रिजल्ट हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और ए हॉट सरफेस अपीयर टू फ्लिकर व्हेन सीन थ्रू द एयर। कहीं पर आग लगी हुई है और उसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो आपको भी हिलता हुआ दिखाई देगा। रीज़न वही है कि जहाँ भी आग लग रही है वहाँ से जो रेज़ हैं वो इस तरीके से, धुआं जो होता है वो इस तरीके से उठता है, तो जो आगे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी भी इमेज आपको थोड़ी धुंधली और इसी तरीके से फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। तो इसका आंसर रिफ्रैक्शन ही है। फर्स्ट पॉइंट है द एयर अबव हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड राइजेस। क्योंकि जगह जब गर्म हो जाती है तो हमें पता है कि गर्म हवा ऊपर रहती है, ठंडी हवा भारी रहती है, इसलिए ठंडी हवा नीचे रहती है। द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई कूल एयर। The refractive index of hot air is less than that of cool air, so the physical condition of the medium are not constant. Due to changing refractive index of medium, the light appears to come from different direction and it result in fluctuation of apparent position of object. अब इस पूरे आंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक है चैप्टर 10 का, तो जहाँ पर मैं चैप्टर 10 में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊँगी अच्छे से, वहीं पर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये इसका आंसर आपको वहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। सेकंड है स्टार्स व्हेन सीन नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन एक्चुअल पोजीशन। अब यही हो रहा है कि जैसे एक्चुअल में स्टार ये यहाँ है और इससे रे सीधी आ रही है यहाँ पर और एटमॉस्फेयर है कहीं पर, क्योंकि रास्ते में एटमॉस्फेयर पड़ेगा, रे सीधी आ रही है, लेकिन सीधे आते आते वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी और एक्चुअल पोजीशन अब हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर है क्योंकि इसकी सीधी लाइन यहाँ बनती है। तो ऐसे एक्चुअल में स्टार है यहाँ, लेकिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यही एक रीज़न है इसके लिए भी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार नियर द हॉरिजन हैज़ टू ट्रेवल मोर रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है क्योंकि यहाँ पर एयर है और जब एटमॉस्फेयर पर आती है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट एयर भी होती है, क्लाउड भी हो सकते हैं, तो यहाँ वाटर है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर होगी और इसी की वजह से जो अपनी जगह है उससे थोड़ा सा बेंड होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसी की वजह से हमें स्टार्स हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देते हैं। तो हर चीज़ का आंसर रिफ्रैक्शन ही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। बस आपको मीडियम का याद रखना है कि अगर कोई चीज़ आसमान से हमारी तरफ आ रही है तो वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट बेंड होता है और जहाँ बेंड होगा और एक्चुअल पोजीशन ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। थर्ड क्वेश्चन एडवांस्ड सनराइज। जो सनराइज होता है या सनसेट होता है तो वो एक्चुअली में 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देने लग जाता है और
2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। उसका रीज़न अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैं ऐसे समझा पाऊँगी, जैसे ये अर्थ है कोई, क्योंकि हम इसके आधे हिस्से पर हैं तो ये अर्थ है और यहाँ पर हम हैं। इधर तो सन राइज हो रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, जैसे ये अर्थ है और इधर हम खड़े हैं, तो हमारे बिल्कुल इधर तो सन राइज है, मान लीजिए इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, इधर सनसेट हो रहा है और हम 12 बज रहे हैं जब दोपहर है, वो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर सूरज होता है जब दिन में घड़ी में हमारे 12 बजते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन और मैं इसी में पता नहीं दे रखा है या नहीं दे रखा, मैं आपको भी बता देती हूँ कि सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे सूरज जो होता है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। पहले मैं इस चीज़ का आंसर देना चाहूँगी आपको, क्योंकि देखिए डिस्टेंस अगर आप देखें तो जब सूरज हमारे जस्ट ऊपर है तो डिस्टेंस कम है, और अगर सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। मतलब ये है कि रेज़ को सबसे ज़्यादा चलना पड़ता है सनसेट के टाइम पे और सनराइज़ के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि रेज़ आ रही हैं, 7 कलर्स आ रहे हैं और ये अर्थ है और अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, तो एटमॉस्फेयर से सबसे पहले रेज सारी टकराती हैं। तो जो ब्लू कलर होता है वो सबसे पहले स्कैटर हो जाता है और दूरी तक चलना पड़ता है सारी रेज को, बहुत देर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है अर्थ तक आने में, तो जितना भी होता है सारी रेज स्कैटर हो जाती हैं। रेड कलर ही एक ऐसा होता है जो हमारी आइज़ तक पहुंच पाता है, बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, रेड कलर ही हमारी आई तक आता है। इसलिए हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब इस एक्चुअल क्वेश्चन पर आते हैं कि 2 मिनट का टाइम क्या है। ये अगर अर्थ है, इधर सनराइज़ है, इधर सनसेट है, तो एक्चुअली में अगर सन इधर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर चीज़ ऊपर ही उठी हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको ये सन यहाँ दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन तो ये है लेकिन आपको यहाँ दिखेगा। सिमिलरली सनसेट में भी ऐसा ही होता है कि अगर सूरज नीचे चला गया लेकिन फिर भी ये आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये यहाँ दिखाई देगा अपन को रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो रे आ रही हैं वो एटमॉस्फेयर में होकर आ रही हैं और एटमॉस्फेयर में होकर आने की वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो हमें हर चीज़ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मैं अगर आपको एक्सपेरिमेंट 6-7 क्लास में भी हमने पढ़े हैं कि अगर कांच के गिलास में पानी भर के और अगर हम उसमें एक पेंसिल को डुबोएं तो आपको पेंसिल ऊपर से देखोगे तो अलग दिखेगी और अगर नीचे देखोगे पानी में तो थोड़ी सी ऐसे लगेगी कि पेंसिल मुड़ी हुई है, क्योंकि रेज जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं दूसरे मीडियम में जाके। और अगर उसी कांच के गिलास में पेंसिल की बजाय अगर आप कोई सिक्का पटकते हैं, कोई कॉइन पटकते हैं, तो कॉइन आपको एक्चुअल पोजीशन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर सनसेट एक्चुअल में अगर यहाँ पहुँच गया तब भी आपको ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो यही है कि अगर सन राइज़ हो रहा है और एक्चुअल पोजीशन ये है और थोड़ा 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज़ होता हुआ दिखाई दे जाता है। अगर मान लीजिए हमारा सनराइज़ का टाइम 6:30 बजे है तो आपको 2 मिनट पहले ही सन दिखने लग जाएगा एक्चुअल टाइमिंग से, क्योंकि हर जो पोजीशन है वो रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे ही सनसेट के टाइम पे होता है, सूरज डूब जाता है उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो चला तो नीचे गया सन, लेकिन फिर भी उससे ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसकी रेज 2 मिनट तक आती हैं। तो यही एक रीज़न है रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से एडवांस्ड सनराइज एडवांस सनसेट हमको दिखाई देता है। द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। सनराइज जो एक्चुअलिटी में होता है उससे 2 मिनट अर्लियर हमें दिखाई देता है, पहले ही दिखाई दे जाता है। एंड सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। और सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमें जो सन है वो दिखाई देता है। रीज़न क्या है? व्हेन द सन इज़ बिलो हॉरिजॉन द रे हैव टू पास फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। आप रट लीजिए कि अगर कोई चीज़ आसमान से हमारी तरफ आ रही है तो वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। हमने पीछे जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर यही था स्टार्स वाले क्वेश्चन का, कि एक लाइन फिक्स है कि जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम में और इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो बेंड होती है। तो ये लाइन इस क्वेश्चन में भी फिक्स थी, इस क्वेश्चन में भी फिक्स है कि रेज बेंड हो रही हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड एज अ रिजल्ट सन अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो और थर्ड, ये जो अगर मैं ट्विंकल ऑफ स्टार्स पढ़ाऊंगी इसमें भी सेम ही लाइन लिखनी है आपको। तो आंसर एक्चुअलिटी में सभी में सेम है, आपको ये लाइन रट लेनी है
कि जो सन है उससे जो रेज आ रही हैं वो रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रही हैं, रे बेंड हो जाती टुवार्ड्स द नॉर्मल, और इसी वजह से सन जो होता है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही आपको स्टार्स वाले क्वेश्चन में लिखना है, और ऐसे ही आपने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको लिखना था, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार स्टार्ट करते हैं। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, स्टार्स जो हैं एक्चुअलिटी में हमसे बहुत दूर हैं, सो दे बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो हमारे लिए एज अ पॉइंट वर्क करते हैं क्योंकि हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो ये एक्चुअली में भी है कि अगर कोई चीज़ हमारे बिल्कुल पास आ जाती है तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अगर हम उसे बहुत दूर से देखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत छोटी दिखाई देती है। सिंस द physical condition of the earth atmosphere are not constant, the light from stars appears to come from different direction। अब stars अलग अलग जगह हैं तो अलग अलग डायरेक्शन से रेज आ रही हैं। दिस रिजल्ट द इन फ्लक्चुएशन ऑफ अपीयरेंट पोजिशन ऑफ स्टार, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो स्टार है वो एक्चुअल पोजिशन स्टार की यहाँ है लेकिन अपीयरेंट पोजिशन यहाँ है, तो जो स्टार एक्चुअल में जहाँ होता है उससे जो उसकी पोजिशन है वो अलग हमें दिखाई देती है। दिस रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन ऑफ अपीयरेंट पोजिशन ऑफ स्टार, तो उसकी जो स्टार की जो पोजिशन है वो हमें फ्लक्चुएशन बदलती हुई दिखाई देती है रेज की वजह से। द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स ऑल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है एटमोसफेयर की वजह से। The star appears bright when more light from star reaches our eyes and the same star appear dull when less amount of light reaches our eyes। कुछ तारे हमें ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं और कुछ तारे हमें कम चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका ये रीज़न नहीं है कि वो स्टार ज़्यादा चमक रहा है इसलिए या वो कम चमक रहा है इसलिए। जिसकी लाइट हमारी आंखों तक ईजिली आ जाती है वो स्टार हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, और जिस स्टार की लाइट हमारी आईज तक नहीं पहुंच पाती वो स्टार हमें कम चमकता हुआ दिखाई देता है। और यही सारे रीजंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के, कि आपको स्टार की एक्चुअल पोजीशन कहीं है और आपको दिख कहीं और रहा है वो स्टार। दूसरा, एटमॉस्फेयर में कुछ लाइट आपकी आंखों तक आ रही है, कुछ लाइट आपकी आंखों तक नहीं आ रही है। मान लीजिए एक रे आ गई, दूसरी रे कहीं अटक गई रास्ते में, तीसरी रे आपकी आंखों में आ रही है, तो आपको पहले वो स्टार दिखेगा, दूसरी रे क्योंकि आपकी आई तक नहीं आई तो वो आपको स्टार नहीं दिखेगा, और फिर तीसरी रे आई तो एकदम से आपको फिर वो दिखेगा। तो हमको ऐसा लगता है कि पहले उसमें लाइट थी, फिर लाइट बंद हो गई और फिर वापस लाइट जली, तो वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। वो कभी भी नहीं टिमटिमाते हैं, उनसे कंटिन्यूसली रे आ रही हैं, लेकिन कुछ रे रास्ते में भटक जाती हैं जो हमारे पास नहीं पहुंच पाती हैं, और जो रे हमारे पास आती है, तो जब रे हमारी आईज में आएगी जब वो हमें स्टार है वो दिखाई देगा, और जब रे हमारी आई में नहीं आएगी तो वो हमें स्टार नहीं दिखाई देगा, फिर अगेन दिखाई देगा, तो हमें ऐसा लगता है कि तारे हैं जो टिमटिमाते हैं। तो अब इनमें से कुछ पॉइंट्स जो आप बना के लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आते हैं, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। इसके बाद स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं। स्कैटरिंग मैं बता चुकी हूँ आपको, स्कैटरिंग का मतलब है अपनी जगह से बिछुड़ जाना। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्प्रेड हो जाना चारों तरफ इन वेरियस डायरेक्शंस बाई कोलॉइड पार्टिकल, पार्टिकल से टकरा के लाइट जो है वो चारों डायरेक्शंस में अलग अलग दूर फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग का ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्कैटरिंग का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, स्कैटरिंग इनवर्स प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, दैट मीन कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम होगी, उल्टा है यहाँ भी। क्लियर? तो वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट कलर की है, या वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, आप तीनों को ही ब्लू कलर मान सकते हैं। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो ब्लू कलर स्कैटर सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता चुकी, ब्लू कलर कभी सीधा निकल ही नहीं पाता, इधर उधर बिछड़ जाता है ब्लू कलर। और अगर दूसरे पर आते हैं, रेड कलर जो है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड कलर जो होता है स्कैटर कम होता है। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में अगर आपको बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो आप सभी को पता होगा, अगर एक कमरा बिल्कुल बंद है जिसमें कहीं कोई लाइट नहीं है
और अगर कोने में एक होल हो रहा है और वहाँ से एक लाइट की रे आ रही है, तो उस रे में जितने भी पार्टिकल्स होंगे धूल के, धुएं के, वो सब पार्टिकल्स हमें दिखाई दे जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप रात में भी कर सकते हैं कि रात में कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लीजिए और अपने अगर फ़ोन की आप टॉर्च जलाएंगे तो वो टॉर्च की जो रे है उस रे में जितने भी पार्टिकल्स होंगे धूल मिट्टी के, वो सब हमको दिखाई देने लग जाते हैं। रात में व्हीकल्स पर भी ऐसा होता है कि रात में अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने व्हीकल से, तो आपकी हेडलाइट जो होती है अगर आप उसे जलाएंगे तो रास्ते में जितने भी धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस हेडलाइट की रे में आपको दिखाई देते हैं। दैट इज़ टिंडल इफेक्ट सिंपल लैंग्वेज में। अगर हम लिखने में बात करेंगे, हमें लिखना क्या है टिंडल इफेक्ट में, आपको लिखना ये है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए कॉलॉइड, अगर लाइट को हम पास करते हैं तो इसका इट्स पाथ बिकम विजिबल, उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब विजिबल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, path of light becomes visible when light enters a dark and dusty room through a slit or ventilator। अगर किसी भी एक होल से भी अगर एक लाइट आ रही है किसी डार्क रूम में, तो उस लाइट के रास्ते में जो भी होगा वो रास्ता बिल्कुल विजिबल हो जाएगा। सेकेंड है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे पेड़ हैं और ऊपर से बिल्कुल छत्ता बना हुआ है पेड़ों का और कुछ भी नहीं दिख रहा है, और अगर सन आ जाता है बिल्कुल ऊपर और अगर सन की जो लाइट्स हैं अगर वो फॉरेस्ट में पड़ती हैं तो वहाँ भी टिंडल इफेक्ट बनता है कि वो सारी रेज उस रेज में जितना भी उसका पार्टिकल्स होंगे वो सब दिखने लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट। लाइट की स्कैटरिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। इफ़ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन दे स्कैटर मेनली ब्लू कलर ऑफ लाइट, क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है। तो अभी बता चुकी हूँ, वेवलेंथ सबसे कम तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, और ब्लू कलर एक ऐसा कलर है जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल हो ना उससे भी स्कैटर हो जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स का भी ब्लू कलर पे फ़र्क पड़ता है। तो ब्लू कलर कभी सीधा निकल ही नहीं पाता, उसके रास्ते में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो वो किसी ना किसी पार्टिकल से स्कैटर होगा ही होगा। इसके बाद बात करते हैं मीडियम साइज पार्टिकल्स जो होते हैं। रेड कलर इजीली स्कैटर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मीडियम साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं कंपैरेटिवली बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेड कलर को स्कैटर कर देते हैं, लेकिन लेंथ फिर भी ज़्यादा कवर कर लेता है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा है स्कैटरिंग उतनी कम होगी। थर्ड पॉइंट है, इवन लार्जर पार्टिकल्स, बहुत बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे ही कलर्स को स्कैटर कर देते हैं और इसी वजह से हमें चीज़ वाइट दिख रही है। देखो, दिखने का ऐसा है कि हमें कोई भी कलर दिख रहा है तो एक्चुअल में ह्यूमन आई, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है टॉपिक कोर्स में से, ह्यूमन आई अगर आप पढ़ते तो वहाँ आप पढ़ते कि हमारी आई वर्क कैसे करती है। हमारी आई तक जो कलर पहुँचता है ना, हमें वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर हमारी आई तक ब्लू कलर पहुँच रहा है और कोई कलर नहीं पहुँच रहा है तो वो कलर हमें ब्लू दिखाई देगा। अगर आपकी आईज तक ग्रीन कलर पहुंच रहा है तो वो कलर आपको ग्रीन दिखाई देगा, और अगर आपकी आई तक कोई भी कलर नहीं पहुंच रहा है, सारे कलर स्कैटर हो जाएंगे तो आपको वाइट कलर दिखाई देगा, और अगर सारे ही कलर आपकी आई तक पहुंच जाएंगे तो वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। इसके बाद एक लास्ट लाइन है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम टू दैट ऑफ ब्लू लाइट। ब्लू लाइट से रेड लाइट की वेवलेंथ 1.8 गुना ज़्यादा होती है। 1.8 लगभग हम दुगना भी मान सकते हैं। तो ब्लू लाइट और रेड लाइट में की वेवलेंथ में दुगने का फ़र्क है। रेड लाइट जो है वो 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है ब्लू लाइट की वेवलेंथ से। अब आते हैं आगे कुछ क्वेश्चन, स्कैटरिंग के क्वेश्चन है। ये डेंजर है, ये एक्चुअली में एंजर नहीं है, ये डी यहाँ पर आप लिख लीजिए। डेंजर साइंस आर मेड इन रेड कलर। डेंजर साइन जितने भी होते हैं वो रेड कलर में क्यों होते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। रेड इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड कलर। रेड जो होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है कलर, इजीली आगे निकल जाता है। इट इज़ लीस्ट स्कैटर बाय फॉग एंड स्मोक एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटर कम होगा, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो सीधा निकल जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो इसी वजह से डेंजर साइंस जितने भी होते हैं वो मेनली रेड कलर के बनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे। नॉर्मली हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। रीज़न,
द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेज। हमें पता है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है और उसकी लेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर भी हैं, गैसेज भी हैं। दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिन लाइट्स को स्कैटर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो अब हमें पता है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा फैल जाता है और बहुत जल्दी फैल जाता है। तो चारों तरफ जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाएगा, और जो हमें कलर जो चारों तरफ फैल रहा है हमें कलर भी वही दिखता है। तो इसी वजह से हमें स्काई जो होता है वो ब्लू दिखाई देता है। These particles are more effective in scattering of light of shorter wavelength, mainly blue, than larger wavelength, so the sky appears blue. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Appearance of sky to an astronaut in the space. अगर स्पेस में हो आप तो वहाँ आपको स्काई ब्लैक कलर का दिखेगा। रीज़न क्या है? The sky would appear dark to an astronaut in the space as scattering is not very prominent at such high altitude due to absence of particle. क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई भी स्कैटरिंग ही नहीं होगी। स्कैटरिंग ही नहीं होगी, पहली बात कोई सन ही नहीं है, कोई सन नहीं है, कोई रे नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ स्काई कुछ भी नहीं दिखता है। स्काई एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड्स अपीयर वाइट। बादल वाइट क्यों दिखते हैं जब आसमान नीला है? तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर। वाटर वेपर से क्लाउड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स। वाटर होगा, क्लाउड्स हैं, पानी भी होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगी। ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर। क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी होती हैं कंपैरिजन टू एयर के पार्टिकल्स से वाटर के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, लेकिन रेड कलर ऑरेंज कलर की वेवलेंथ क्योंकि ज़्यादा है तो वो बच जाते हैं। लेकिन वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो सारे ही कलर स्कैटर कर देते हैं। और जब मैं आपको बता चुकी हूँ, जब सारे ही कलर स्कैटर हो जाएंगे तो हमें चीज़ वाइट दिखेगी। तो जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करती हैं, ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड, सारे कलर्स को स्कैटर कर देंगी और क्लाउड्स जो है वो वाइट बचेगा। ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं समझा चुकी हूँ। कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड ही क्यों दिखाई देता है? रीजन क्या है? वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर होरिजन एंड द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। मैं बता चुकी हूँ, जैसे ये अर्थ है और अगर हम यहाँ खड़े हैं और सनराइज़ यहाँ है और सनसेट यहाँ है और 12 यहाँ बज रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस देखिए और इधर की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है सनसेट और सनराइज़ वाले टाइम की, तो ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड। अब इतना चलने में ब्लू लाइट तो स्कैटर्ड हो जाती है, पहुँच ही नहीं पाती। एंड द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जो रेड होता है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो सिर्फ वही स्कैटर नहीं होता और हमारी आई तक पहुंचता है। दिस इज़ वाई सन अपीयर रेड इन कलर। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, क्योंकि जो हॉरिजॉन है, ये जो हॉरिजॉन है इससे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे। सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे रे को सबसे ज़्यादा चलना पड़ता है और जितना ज़्यादा चलेगी तो ब्लू लाइट सबसे पहले स्कैटर हो जाएगी, येलो उसके थोड़ी देर बाद स्कैटर हो जाएगी, तो रेड लाइट ही बचती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वही हमारी आइज़ तक पहुंच पाती है। और इसी वजह से हमें सनसेट और सनराइज़ जो होते हैं उसके टाइम पर हमें जो सन है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं मैं अगेन रिवाइज करा देती हूँ आपके लिए। हमने सबसे पहले पढ़ा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का 7 कलर्स में स्प्रेड हो जाना, प्रिज्म पढ़ा है हमने उसमें। इसके बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा है कि डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए रे, और दूसरा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनना चाहिए एंगल, वो पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद स्कैटरिंग पढ़ी है, सबके यूजेस पढ़े हैं। तो आप पहले अब ये पूरा चैप्टर समझेंगे और समझ में आएगा, उसके बाद ही आप इसे नोट डाउन करेंगे, और अगर आप अच्छे से समझते हैं तो इनके आंसर्स आप बना सकते हैं। देखिए स्कैटरिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, सन रेड क्यों दिखाई देगा, क्लाउड वाइट क्यों दिखाई देंगे, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देगा, और
और डेंजर साइन रेड कलर का। इनका सबका आंसर एक जैसा है, स्कैटरिंग के ऊपर ही आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। टिंडल इफेक्ट नॉर्मली हम पढ़ ही चुके हैं। ये 4 चीज़ों का आंसर सेम है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का, सनराइज ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, और स्टार्स के बारे में। और इन सब के आंसर में आपको रिफ्रैक्शन ही लिखना है। और रेनबो जो है, रेनबो में 2 चीज़ें हैं, डिस्पर्सन भी है और TIR भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और प्रिज्म जो है उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है, डिस्पर्सन के बारे में। तो 3 ही टॉपिक हैं जिस पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।